अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, सेहत के हवाले से आगाही पैदा करने के लिए हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम किए हैं और आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया की बीमारी के बारे में। थैलेसीमिया क्या है और पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है, थैलेसीमिया से बचाव कैसे मुमकिन है और जो थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियाँ कैसे गुजर रही हैं, उन्हें किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और थैलेसीमिया से पाक करने के लिए पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ लोग जहाद कर रहे हैं उनमें एक बड़ा नाम हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का भी है। हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के बानी CEO जनाब सैयद आरिफ अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। ये बताइए कि थैलेसीमिया से पाक पाकिस्तान कैसे होगा? ये बड़ा कठिन और बड़ा सबर आजमूदा काम है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है और जिन लोगों को पता है ना वो इसको जहनी तौर पे भी कबूल नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना एक वर्ल्ड वाइड थ्रेट था तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर जो SOPs थी उस पर अमल भी किया, लेकिन थैलेसीमिया जो है ना वो हर घर में है नहीं। हर घर में क्या, हर मोहल्ले में भी नहीं है। बहुत एक पूरे इलाके में शायद 2 बच्चों को या 4 बच्चों को होता है, तो इसकी वो थ्रेड नहीं है, उसका वो खौफ नहीं है। तो जब तक ये खौफ और ये थ्रेड हमें किसी चीज़ का पता ना चले तो हम उसको उससे बचने के लिए कोई तदबीर करते नहीं हैं। तो इसके लिए बहुत सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया जो है वो अवेयरनेस पे काम करे और लोगों को इसके बारे में बताएं। तब तो ये मुमकिन है कि हम थैलेसीमिया से पाक जो है वो पाकिस्तान बना सकें। इटली, यूरोप, ईरान, इनकी गवर्नमेंट ने सर जोड़ के बैठे और ज़िंदगी के हर शोबेजात से लोगों को लिया और फिर उन्होंने एक मासिव लेवल पे जो है ना इसकी कैंपेन चलाई। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुल्क जो है वो आज वहाँ थैलेसीमिया के बच्चे नहीं पैदा होते हैं। तो हमारी हुकूमत को भी ये चाहिए कि जिस तरह डेंगू, पोलियो और हेपेटाइटिस पे ये काम कर रहे हैं मासिव लेवल पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया पे कैंपेन्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। इसी तरह गवर्नमेंट को ये सब स्टेप्स लेने पड़ेंगे तो अगले 10 सालों में जाके कोई फ़र्क पड़ेगा, वरना बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है इसमें। ये बताइए कि आपका ट्रस्ट इसमें क्या कर रहा है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम 2012 से काम कर रहे हैं। 2070 बच्चे हमारे पास है। देयर इज़ नो कैश काउंटर इन अवर बिल्डिंग। बच्चे पे 1 रुपया खर्च हो, 10 लाख रुपए खर्च हो, वो अल्लाह की तरफ से हमारी जिम्मेदारी है। मुखैर हज़रात हमारे साथ ताउन करते हैं और उनकी मुकम्मल केयर। देखें इसमें ट्रीटमेंट इसलिए नहीं हो सकती कि ट्रीटमेंट इसकी जो है वो एक ही है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और वो मिलियंस का गेम है। एक बच्चे के साथ समझ लें आप 7-8 मिलियन जो है वो आराम से खर्च हो जाता है प्री एंड पोस्ट क्योर के ऊपर। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसकी जो लाइफ है उसको बहुत बेहतर बना सकें, उसको मेडिसिन अच्छी दें, उसकी ट्रांसफ्यूजन वक्त पे हो, उसके अल्ट्रासाउंड होते रहें, उसके एक्सरेज होते रहें। तो इस तरह ये वो क्वालिटी लाइफ जी लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बच्चे जो हैं वो 35 साल के भी हो रहे हैं, 40 साल के भी हो रहे हैं। बच्चों ने शादियां भी की हैं थैलेसीमिया के कहाँ एक वक्त था कि 14-15 साल नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। बच्चे बहुत 10-12 साल की उम्र में मर जाते थे, लेकिन अब क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं। अब पाकिस्तान में बहुत सारे सेंटर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने क्वालिटी लाइफ दी है हमारे पेशेंट्स को। तो हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट अपना रोल प्ले कर रहा है और हमारे यहाँ की सबसे अच्छी बात यह कि हमारे यहाँ सारा ट्रांसपेरेंट है। अगर अख्तर शाहीन रिंद जो है वो एक बच्चे के स्पॉन्सर हैं तो वो अपने मोबाइल पे, अपने घर पे बैठ के, अमेरिका में बैठ के, पाकिस्तान में कहीं भी बैठ के उस बच्चे की पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ना सिर्फ मेडिकल बल्कि उसकी जो पर्सनल डिटेल है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कि इफ़ ही वांट्स टू कंफर्म विद पेरेंट्स के भाई आपको ट्रीटमेंट वक्त पे मिल रही है, नहीं मिल रही है, आपके साथ कैसा बर्ताव है, आपके साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है। तो वो ये सब डोनर जो है वो डायरेक्ट हमारे बच्चे से इंटरेक्ट हो सकता है। हमने इसकी ऐप बनाई हुई है तो वो हमें अपने ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा मैं सुन रहा हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाई है ऐप और वो हम अपने डोनर्स को दे देते हैं और डोनर उसको यूज़ करता है और फिर वो अपने तसल्ली के साथ जो है बच्चे के ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखता है। 2000 बच्चे जो हैं ये क्या खाली सिर्फ कराची के हैं? नहीं, मेरे पास 270 बच्चे हैं। 270 जी, इसमें हमारे पास बलूचिस्तान, इंटीरियर सिंध और आज़ाद कश्मीर, इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान के बच्चे हैं। बलूचिस्तान से जो बच्चे आते हैं, अंदरूनी सिंध से जो बच्चे आते हैं, हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट उनको आने जाने का किराया भी देती है। अच्छा। हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कूल की तालीम हमारी जिम्मेदारी है, कुछ पुअर फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी राशन की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन ये सारी फैसिलिटीज़ हमने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ही रखी हुई है, बस जनरल मासेस के लिए नहीं रखी हुई है हमने। सर आपके जो सेंटर है या फैसिलिटी जो है वो सिर्फ कराची में? जी, हमारी फैसिलिटी जो है कहाँ है आप? गुलिस्तान जौहर, हबीब यूनिवर्सिटी, राबिया
राबिया सिटी के बिल्कुल अपोजिट, बहुत करीब मेन रोड पे ही तकरीबन आप समझें हम मौजूद हैं। और हमारा जो ये काम है अवेयरनेस का, ये पूरे पाकिस्तान में अवेयरनेस के सेशन तमाम उसमें आप कैसे करते हैं, क्या हम लोगों को गैदर करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, बड़े लोग हों, ख़वातीन हों, गांव के लोग हों, किसी कोई एनजीओ, कोई एसोसिएशन हो, हम उनसे मिलते हैं, उनसे टाइम लेते हैं। वहाँ 10 लोग हों या 100 हों, 1000 हों, 500 लोग हों, उनके साथ मिल के फिर हम वहाँ अवेयरनेस सेशन, एक प्रेजेंटेशन देते हैं और लोगों को अवेयर। असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब एक आम आदमी भी शादी करने जा रहा है अपने बच्चे की, तो वो अपने बच्चे का टेस्ट करा ले, बस ये एक इशू है। अब तो इस हवाले से कानून भी बना है ना? देखिए कानून तो सिंध में तो कानून बना, सर पूरे पाकिस्तान में कानून है, अनफॉर्चुनेटली ना किसी और चीज़ की इम्प्लीमेंट है, तो इसकी भी इम्प्लीमेंट नहीं है। हमारे उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम और काजी हजरात जो हैं वो इस बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रखते हैं। उनको अवेयर करने की ज़रूरत है कि जब वो निकाह करने के लिए बैठें तो वो कंफर्म करें तुमने टेस्ट कराया हुआ है या नहीं। असल शर्त यही है ना। तो आप उन्हीं से अवेयरनेस शुरू करें ना। सर उनके साथ भी बहुत प्रोग्राम किए हैं, उनके साथ भी बहुत प्रोग्राम किए हैं और लगातार किए। अगर आप हमारा फेसबुक का पेज देखें तो जो कोरोना का क्रिटिकल टाइम आया था उस वक्त एक गैप आया है, अदरवाइज हमारी आपको फेसबुक गवाही देगी कि हमने प्री कोरोना एंड पास्ट कोरोना कितने इवेंट्स किए हैं सिर्फ अवेयरनेस के ऊपर। वी हैव अवर ओन हेल्प वॉलंटियर प्रोग्राम जिसमें यूथ है और जो डिफरेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो यही उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है, उनका काम ही है कि उन्होंने अवेयरनेस करनी है। तो नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं सैयद आरिफ अली साहब की, और थैलेसीमिया की बीमारी के हवाले से वैसे भी आपको अगर कोई मालूमात चाहिए, उसकी स्क्रीनिंग के हवाले से चाहिए, इलाज के हवाले से आपको कोई मदद चाहिए, तो आप हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मैं यहाँ कैसे रब्ता करें लोग? आप नाजरीन को बताऊंगा कि हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट मंडे टू सैटरडे फ्री थैलेसीमिया टेस्ट करती है। आप किसी को भी भेजें, एक आदमी आए या 100 आदमी आए या 500 आदमी आए, उनकी स्क्रीनिंग 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। हमारे गुलिस्तान जौहर राबिया सिटी के जस्ट अपोजिट शेल का पंप है, उसी गली में आप थोड़ा सा आगे आएंगे आपको हमारा बोर्ड नज़र आ जाएगा, हेल्प थैलेसीमिया केयर सेंटर। वहाँ पे सुबह 9 बजे से 5 बजे तक हमारा स्टाफ होता है। आप आइए, वहाँ से फ्री टेस्ट करवाइए, अवेयरनेस लीजिए, हमारे बच्चों से मिलिए। हमें फाइनेंशियल कोई सपोर्ट करना चाहते हैं वो कीजिए। तो दस्ते ताउन बढ़ेगा तो ये खाली इलाज की बात नहीं है, ये अवेयरनेस में भी काम आएगा। जैसे मेट्रो टीवी कराची का एक लीडिंग टीवी है, ठीक है ना, लीडिंग चैनल है, तो अगर ये एक सेगमेंट अपना कुछ इस तरह बना लें कि जिसमें हम थैलेसीमिया के ऊपर बात करें, खाली हेल्प को ना बुलाएं, कराची में 8-10 ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो ये मेट्रो का रोल हो जाएगा। आप प्रोग्राम्स करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो एक 15-20 मिनट का सेगमेंट आप मुख्तलिफ एनजीओज को लोगों को बुला के, तो ये आपकी तरफ से CSR हो जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इस तरह एक चेंज चल पड़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह। सारी हम आगे भी करेंगे और अभी भी करने। ये नहीं, आपने हमें पहले भी मदद किया है, आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। आपने हमें पहले भी मदद किया है, लेकिन आप और ऑर्गेनाइजेशंस को भी बुलाएं, उनका व्यू भी आगे आना चाहिए। एक्सपर्ट्स को बुलाएं, आपको डॉक्टर्स चाहिए, हम आपको डॉक्टर्स देंगे। आपको जो खास हेमेटोलॉजिस्ट हैं जो थैलेसीमिया के एक्सपर्ट्स होते हैं वो हम आपको देंगे, आप उनको बुलाएं, इस चीज़ को आम करें। असल प्रॉब्लम क्या, पाकिस्तान में डेटा तो किसी चीज़ का कंफर्म है नहीं, आपको पता है, लेकिन हमारी जो फेडरेशन है थैलेसीमिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें 54 ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों ने जो बड़ी मुश्किल से डेटा कलेक्ट किया है उसके मुताबिक इस वक्त 1,15,000 के करीब पेशेंट है। एज फार एज वी आर कंसर्न, वी द ऑर्गेनाइजेशन आर कंसर्न, हमारा कहना ये है कि ये 2-2.5 लाख से भी ज़्यादा हो गई तादाद, क्योंकि हम अपनी शादियों पे 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, 5 लाख खर्च कर रहे हैं, लेकिन 2,000 का एक टेस्ट नहीं करा रहे। और अख्तर साहब, इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट ये आता है कि जब औलाद हो जाती है ना थैलेसीमिया मेजर, तो आपके घर में बहुत दौलत हो, आपको सुकून नहीं देगी, तब भी वो सुकून नहीं मिलेगा। आप आगा खान का VIP वार्ड बुक करा लें, लेकिन वो आपको सुकून और इत्मीनान, क्योंकि जब आपके बच्चे को ड्रिप चढ़ती है ना, तो वो माँ बाप का दर्द हम समझते हैं, और 100% भी नहीं, हम 100% नहीं समझते, लेकिन हम समझते हैं क्योंकि हम 24 घंटे देख रहे होते हैं उन माँ बाप को रोते हुए कि अब हमारा। अच्छा, फिर ये कि जितना ब्लड चढ़ता है उतनी कॉम्प्लिकेशंस इनकी ज़्यादा होती हैं, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स इनके इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए एक दर्दनाक प्रोसीजर और है, और वो प्रोसीजर ये इनकी आयरन चिलेशन होती है, 8-8 घंटे की ड्रिप लगती है इनको रोजाना। तो ये इस तकलीफ से बचने का एक आसान और सबसे आसान तरीका, लड़का और लड़की का रिश्ता तय हो रहा है ना, किसी एक का टेस्ट करा लें। अगर एक नेगेटिव आ गया
तो बस आप रिश्ता कर दें, दूसरा कोई अगर मसला माइनर का भी कैरियर होगा तो वो चलेगा। कोई भी मसला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों में से एक मेजर आ जाता, माइनर आ जाता है, तो फिर जो है आपको उस शादी को रोकना चाहिए। मगर रोज रोज रोने से बेहतर हर प्रेगनेंसी पे 25% चांस होता है कि आपका बच्चा थैलेसीमिक हो सकता है। एक घर में 6 दोनों बच्चे, माइनर होगा। दोनों माइनर हो, एक घर में 6 बच्चे हैं इस वक्त, जिस एक फैमिली हमारे पास है, उसकी टोटल इनकम 22,000 रुपए महीना है। अब मुझे आप बताइए, वो प्राइवेटली एक बच्चे का इलाज नहीं करा सकता, तो 6 बच्चों का कहां से इलाज कराएगा? तो अख्तर साहब, ये अवेयरनेस की बहुत सख्त जरूरत है। और इसमें किस स्टेजेस पे टेस्ट करवा सकते हैं? एक तो देखें, आपने बताया शादी से पहले करा सबसे सकते हैं। बेस्ट तो ये है कि आप शादी से पहले करा रहे हो, इस सिलसिले और को अगर ऐसा बढ़ाएं। हो तो उस शादी को रोकें। बिल्कुल रोकें, प्यार मोहब्बत से उस मामले को समझने की जरूरत है कि ये एक मसला है। हर क्या चीज अल्लाह, कैसे कॉम्प्लिकेशन आगे जाती है, थोड़ा सा आप समझाएं लोगों को। देखें आगे कैसे कॉम्प्लिकेशन जाती है कि हमारा कल्चरल इश्यूज बहुत ज्यादा है ना, ईगो के मसले बहुत ज्यादा है हमारे, कि यार मैं अपनी लड़की का टेस्ट कराऊं, मैं अपने लड़के का टेस्ट कराऊं, हमें कोई ऐब है, हमें कोई चलिए बुराई- लड़के का करा लें अगर नहीं, वो लड़के है, का ज्यादा ईगो है taboo ना, लड़के का भी क्यों कराऊं मैं भाई? मेरे अच्छा, लड़कों के लिए तो वैसे ही है ना, हमारे लिए लड़कियां बहुत, लड़कों को तो एक थोड़ा सा ये भी एक वो है ना, हमारे लिए लड़कियां बहुत। तो बात ये है कि ये कल्चरल इशू है, इसको थोड़ा सा हमें इसी तरह प्यार मोहब्बत से लोगों को अवेयरनेस देके और लोगों को समझाना पड़ेगा कि देखो यार, ये शादी एक सुकून, एक राहत का नाम है कि आप जिंदगी पुरसुकून गुजारें। आपके घर में एक ऐसा बीमार हो ना कि जो पलंग पे बैठा हो, तो आपका पूरा घर का सिस्टम खासतौर पे जब आपको पता हो कि ये बीमारी इस वजह से होती है और बचा जा सकता है उससे। ये तो आपको अल्लाह ने बता दिया। कैंसर आपको नहीं पता चलता, डायबिटीज आपको पता नहीं चलती, हार्ट अटैक आपको पता नहीं चलता, लेकिन थैलेसीमिया बीमारी ऐसी है जो आपको पता चल सकती है, और 2,500 रुपए से, सिर्फ 2,500 रुपए का लेकिन टेस्ट वो भी है। आप फ्री कर रहे हैं। वो तो हम बहुत सारे इदारे फ्री कर रहे हैं, खाली हम नहीं कर रहे, बहुत सारे इदारे फ्री कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी लैब से कराना चाहें, वैसे आप अपने उन पे प्राइवेटली भी कराना चाहें तो प्राइवेटली भी कराना चाहें, किसी भी लैब से कराएं, 1,500 रुपए सब तमाम लैब्स पे उमन हो जाता है। हाँ, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट कहीं से भी हो जाता है। इट इज कॉल्ड HB इलेक्ट्रोफोरेसिस व्हिच कंफर्म्स दैट यू आर माइनर और नॉट, ठीक है ना। तो आप ये टेस्ट करवा लें, और टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो आप अच्छे अंदाज से अगर जिनको नहीं पता चला, शादियां हो गई, अच्छा, इसका भी सिलसिला है। प्रेगनेंसी के 14 वीक जो होते हैं ना, 14 वीक, उसके अंदर एक टेस्ट होता है, CVS कहलाता है वो, ठीक है। वो टेक्निकल होता है, वो गायनेकोलॉजिस्ट करती हैं, और वो फिर बच्चे की पैदाइश से सांस आने से पहले वो जो है उसमें देख लेती हैं कि जान पड़ी नहीं है, तो वो एक टेस्ट कर लेती हैं, उससे पता चल जाता है ये माइनर है या नॉर्मल है। तो उलमा इकराम का फतवा हमारे पास मौजूद है, मैं आपको फतवे की कॉपी दे सकता हूं कि आप इसको अबॉर्ट करा सकती हैं, क्योंकि वो बच्चा आपके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है। लॉन्ग टर्म माँ बाप जज्बात में आ गए, ठीक है जी हमारा बेटा है, जैसा भी होगा हम उसको बेयर करेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन फाइनेंशियल, सोशल, यकीन जाने कि ब्लड हासिल करने के लिए ना लोग भीख मांगते हैं। जब लोग फोन करते हैं ना अपने कजन को, अपने भाई को, तो वो फोन ऑफ कर देते हैं और बहाने करते हैं, क्योंकि देखें यार, इंसान एक दफा दे देगा, 2 दफा देगा, कितनी दफा देगा? अच्छा, बाज लोगों का सोशल सर्कल जो है छोटा होता है, खानदान छोटे होते हैं, तो उनके पास इतने लोग होते भी नहीं है कि वो बार बार लोगों से जाके ब्लड ले सके। प्राइवेटली ब्लड खरीदें आप, तो आपको एक्सचेंजर चाहिए होता है कि जो एक्सचेंज में देता है। फिर वो 2,500 रुपए से, 2,000 से लेके 2,500 3,000 रुपए तक की एक बॉटल आती है। फिर आप उसको कहीं चढ़वाएं, कहीं जाके इसको ट्रांसफ्यूज करवाएं, तो वो स्क्रीनिंग का जो खर्चा होता है बॉटल का, वो जी वो, क्योंकि अब फोन तो सेल नहीं होता अब ना। हाँ, अब दूसरा ये कि फिर आप उसको डे केयर में आपको उसको ले जाना पड़ेगा, वो एक्सपेंस आपका, वो आपका एक तो अच्छा। फिर ट्रीटमेंट जो है ना, इसकी मेडिसिन 8-8 हजार रुपए की 30 गोलियां आती हैं, 5-5 हजार रुपए की, 2-2 हजार रुपए की, 3-3 हजार रुपए की, आयरन निकालने के लिए। जी, आयरन निकाल। और अब वो इंजेक्शन 2012 में जब हमने काम शुरू किया था अख्तर साहब, वो था 72 रुपीज का, अब वो 309 रुपए का इंजेक्शन हो गया है। उसके साथ ड्रिप सेट, कनोला, ये वो सब चीजें मिला के एक्सपेंसिव है, एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। आज जिसकी अगर 50,000 रुपए भी सैलरी है ना, तो अपने उस एक बच्चे को भी उसके लिए अफोर्ड करना मुश्किल है, एक बच्चे को। तो हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह की दी हुई तौफीक से 100% फ्री काम कर रही है। हमारा सिर्फ एक क्राइटेरिया कि हम 1 साल से ऊपर का बच्चा नहीं लेते, क्योंकि वो फिर इतना बिगड़ा हुआ आता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है।
तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास तो फ्रेश। आपके इस जहाद में हम, आप, मुआशरा, बाकी लोग कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? देखें, आप मेट्रो हमें बुलाता है, हमारी बात आगे पहुंचाता है, आपने तो अपना किरदार अदा कर दिया। जो मुखैर हजरात हैं वो अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ ताउन करते हैं, तो ये सिलसिला चल रहा है। और बहुत सारे लिखारी हैं जो लिख सकते हैं, जो बोल सकते हैं, एसोसिएशन प्रोग्राम अरेंज कर सकती हैं। मुखैर हजरात और हमें फंड्स दें। हमारे पास एक क्यू लगी हुई है बच्चों की जिनको हमें रजिस्टर्ड करना है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो इदारे हैं, जो कॉर्पोरेट इदारे हैं, वो जो है वो हमारे साथ ताउन करें। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेज कि आप हमें भी और दीगर ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट करें, तो इस सिलसिले को हम कंट्रोल आपका कर सकते कोई हैं। राब्ते का नंबर हो तो बता दें। मेरा नंबर है 03-100-100-353, 03-100-100-353। और हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट आप गूगल पे लिखें, फेसबुक पे लिखें, इंस्टाग्राम पे लिखें, तो आपको हमारी वहाँ सारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएंगी। तो इट इज़ वेरी इजी टू कॉन्टैक्ट अस। और आजकल वैसे भी आपको पता है ग्लोबल विलेज बन गए हैं हम। आखिरी बात, जी, आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? आखिरी बात सिर्फ और सिर्फ ये कि खुदारा शादियों में जहां लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हो, अपने बच्चों का टेस्ट करा लो, अपने बच्चों का टेस्ट करा लो। अपनी लड़की है, अपना लड़का है, उसका करा लो। अगर वो माइनर है, सामने वाला फिर उसकी जरूरत नहीं। फिर उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप यकीन करें, आपके पास पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी जितनी दौलत भी हो ना, आपको सुकून नहीं आएगा। मैं आपको ये मैं तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपका मौजूद बुलाने का। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपको जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बस हमारे इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया है। और नाज़रीन, अगर आपको कोई सवाल करना हो तो आप हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को सर्च कर सकते हैं। सैयद आरिफ अली साहब ने अपना नंबर भी आपको बता दिया है, तो आप भी इसमें अपना किरदार अदा करें। यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब हम बात करेंगे कराची शहर के एक बहुत बड़े मसले की जानिब। जब भी आप कहीं शॉपिंग के लिए जाएं, किसी दफ्तर जाएं, और ख़ासतौर पे वो शहरी जिनके पास मोटरसाइकिल्स हैं, उनके लिए ये मरहला जो है वो किसी अजियत से कम नहीं है। ऐसा कि जब उस बिल्डिंग में कोई पार्किंग की जगह ना हो, प्रॉपर पार्किंग ना हो, ख़ासतौर पे आप शॉपिंग मॉल्स में देखें, शॉपिंग प्लाजाज में देखें, मोबाइल मार्केट्स में जब जाना हो, किसी भी इलाके में प्रॉपर पार्किंग का इंतज़ाम मोस्टली ज़्यादातर जगहों पे नहीं है। और अगर कहीं है बिल्डिंग्स में, तो वहाँ पर उन्हें पार्किंग ख़त्म करके दुकानें बना दी हैं, गोदाम बना दिए हैं, और बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं। ऐसे में आए दिन देखने में आता है कि लोगों की लड़ाइयाँ हो रही होती हैं पार्किंग के अमले से। और अक्सर जगहों पर जो है वो पार्किंग माफिया काम कर रही है, और वो ऐसे लोग हैं जो अपने मनमानी पैसे लेते हैं। बहुत सारी जगहों से ये शिकायत हैं कि मोटरसाइकिल की पार्किंग के लिए भी 30-30 रुपए तक शहरियों से चार्ज किए जा रहे हैं। ये एक भत्ता है जो भत्ता वसूल किया जा रहा है शहरियों से। हालांकि जो पार्किंग है बहुत सारी जगहों पे वो ऑफिशियली भी 10 रुपए से ज़्यादा नहीं है मोटरसाइकिल के लिए, लेकिन 30-30 रुपए तक भी पार्किंग वसूल की जा रही है। इस मौजू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब शकील बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम शकील बेग साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शकील बेग साहब हमारे साथ मौजूद रहिए। मैं सबसे पहले एक वीडियो नाजरीन को दिखाना चाहूँगा जो शहरियों ने बनाकर हमें भेजी है, मेट्रो मेट्रोस की टीम को भेजी है। और ये वीडियो है सदर की मोबाइल मार्केट में के वहाँ से बनाई हुई है। वो वीडियो हम पहले देखते हैं और फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी, स्टार सिटी मॉल की पार्किंग है ये, स्टार सिटी मॉल सदर मोबाइल मार्केट। और कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया लगता है ये वार्ड 1 का। कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान से जो CEO साहब हैं, इंतज़ामिया, उनसे गुजारिश है कि यहाँ पर जो पार्किंग है ये आम से 30 रुपये कलेक्ट की जा रही है। और आपके जो आइन में लिखा हुआ वो आई थिंक कोई 10 रुपये और 20 रुपये हैं। तो ये 30 रुपये यहाँ पे आवाम से ज़्यादा लिए जा रहे हैं। फिर उनको कहा जाता है कि बाइक जो है वो लिफ्टर को दे देंगे, और लिफ्टर भी फ़ौरन आ जाता है, जिसमें पुलिस भी शामिल होती है। तो ऐसा जुल्म ना करें। जितनी पार्किंग फ़ीस है आप इन पार्किंग वालों को कहें कि उतनी फ़ीस लें। और पुलिस जो इनकी आला कार बनी हुई होती है, इनके इशारों पे चल रही होती है। पुलिस से भी गुजारिश है कि कम से कम आप इनका सपोर्ट करें, अच्छी बात है, लेकिन आवाम के साथ ज़्यादती ना करवाएं। अभी मैंने पूछा इनसे तो कहा ये गया है कि ठेका बढ़ गया है, इस वजह से हमने बढ़ा दी। अब वो ठेका अगर इनका और मज़ीद बढ़ जाएगा तो ये लोग 50 रुपये बाइक के लेंगे। गवर्नमेंट की जगह इतने पैसे नहीं होने चाहिए, जो इनका बनता है वो लें। 30 रुपये लिए बगैर ये गाड़ी नहीं छोड़ ले, और जो नहीं देता उसकी बाइक बाहर आ जाती है तो वो फिर लिफ्टर उठा के ले जाता है। तो बराए मेहरबानी ऐसा कराची वालों के साथ जुल्म नहीं किया जाए। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी स्टार सिटी मॉल सदर में जो है वहाँ की वीडियो शहरियों ने हमें बनाकर भेजी, और उसमें उन्होंने अपने मसला बताया। और ये बात हकीकत है, आप में से बहुत सारे लोग भी इसका तजुर्बा कर चुके होंगे कि पार्किंग में आप जब गाड़ी खड़ी करते हैं
उनके अगर मन माने पैसे आपने नहीं दिए और बहुत सारे लोग गुस्से में फिर खड़ी करके चले भी जाते हैं, तो उसके बाद नतीजा क्या होता है कि आपकी गाड़ी ही नहीं होती, वहां आपको गाड़ी नहीं मिलती। शकील बेग साहब क्या कहेंगे इस सूरत हाल के बारे में? शकील बेग साहब हमारे साथ हैं लाइन पे? अच्छा, शकील बेग साहब हमें अभी ज्वाइन कर लेते हैं, दोबारा उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। तो जब आप वापस आते हैं तो आपकी गाड़ी ही नहीं मिलती, फिर आप ढूंढते रहते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से पता चलता है आपको कि वो तो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ले गए और ट्रैफिक पुलिस वो जो पार्किंग माफिया के साथ मिली भगत करके वहां मौजूद रहती है, और जैसे ही उनको कोई इंटीमेशन आती है, कुछ आता है, फौरन गाड़ी लेके आते हैं और आपकी गाड़ी लेके चले जाते हैं। तो अब आप कुछ ना कुछ शॉपिंग करने आए हैं, उसके बाद आपकी बाइक उठा ली जाए तो फिर उसके जुर्माने के नाम पर आप 200-400-500 दिए बगैर आपकी जान नहीं छूटती। तो वैसे ही महंगाई इतनी है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, उनके पास पैसे नहीं होते, और आप 200-400 की चीज़ भी लेने के लिए जाएं और ऊपर से ये 200-400 का जुर्माना हो जाए, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? और ऐसी जो पार्किंग माफिया के जो लोग हैं, जिनको इदारे ठेका देते हैं पार्किंग का, वो इस बात की पाबंदी क्यों नहीं करते कि जो अप्रूव्ड फ़ीस है, जो स्लिप पे प्रिंटेड फीस है? और ऐसे कई वाक़यात हुए हैं जो हमने देखा कि लोगों ने, इन पार्किंग माफिया के लोगों ने अपनी अलग से स्लिप जो है वो प्रिंट करवा रखी होती हैं, जिस पे इजाफी रकम वहां पर प्रिंटेड होती है। शकील बेग साहब हमारे साथ लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम शकील बेग साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा शकील बेग साहब, आप क्या कहेंगे ये पार्किंग की सूरत हाल पर? जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि आपको वीडियो भी लोगों ने बना के भेजी, इसी तरीके से सोशल मीडिया पे लोग हमसे भी रब्ता करते हैं, बल्कि मैं खुद भी 1-2 जगह पर इस चीज का विक्टिम हूँ कि गाड़ी खड़ी करो तो उसके बाद कार जो होती है वो कभी कभी 100 रुपए मांगते हैं, तो जैसे ही हम थोड़ा बहुत रेजिस्ट करते हैं या बात करते हैं तो फिर वो फौरी तौर पे असल पर्ची, इसमें असल में जो मैंने महसूस किया है, इसमें डमी पर्चियां बना के रखी हुई है इन्होंने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने। अच्छा। और वो कुछ जगहों पे एक और चीज मुझे पता चली, क्योंकि मैंने उसी वक्त सीनियर डायरेक्टर से रब्ता किया था, तो पता चला था कि वो चार्ज पार्किंग है ही नहीं केएमसी की, जहां पर वो बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जो चार्ज पार्किंग अप्रूव नहीं है, लेकिन फिर भी वहां माफिया काम कर रहा है। तो वो असल में उन्होंने बाईपास इनको केएमसी को भी किया हुआ, इस माफियाज ने ना केएमसी को किया हुआ। इसमें जो ज्यादा रोल प्ले कर रहा है वो पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है, जो मुझे नजर आया। चूंकि अभी कुछ 4 दिन पुरानी बात है, पीआईडीसी पे एक वाकया हुआ था, तो इत्तेफाक से मैं वहीं था, तो पता चला कि वो आपस में लड़ रहे थे, बाइक वाला और ट्रैफिक पुलिस वाला, तो वो उसकी बाइक लेकर आ गए, तो जहां से उठा के आए, जब वहां पर गए तो उसने केएमसी की पर्ची ली हुई थी और बाइक के भी 30 रुपए की पर्ची थी, और वो बाइक भी लेकर आ गए। तो जब सारी बातें पता की और जब उसकी सारी रिपोर्ट निकलवाई, तो पता चला कि वो पार्किंग है ही नहीं केएमसी की, तो वो बनाकर बैठे हुए हैं। असल में ये आपने देखा ना, जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों में माफिया काम कर रही है, बिल्डर्स में भी जमीनों पे कब्जे, और इस तरह ये भी एक कब्जा माफिया है जो कि जगह घेर लेती है। अच्छा, केएमसी चूंकि मुझे लगता है बहुत कमजोर अदारा है, तो वो नहीं रेजिस्ट करता, ना वो इस चीजों को देखता है कि हम केएमसी के लोग वैसे ही रोते रहते हैं, हमारी इनकम नहीं है, पैसे नहीं है। भाई तो अपनी इनकम सीधी कर लें इससे और शहरियों को सहूलत दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात भी करना चाहूंगा और ये केएमसी तक ये पैगाम भी देना चाहूंगा कि आप बजाय ये माफियाज के हाथ में पार्किंग को दे दी गई है, ये तमाम खाली करवाएं, पूरी कराची को साफ करवा दें, और उसके बाद उसको प्रॉपरली पार्किंग एरियाज को लें और उसको ब्रांडिंग करें, बजाय आप लोगों से पैसा इकट्ठा करके लोगों से उनको फ्री कर दें उनकी बाइक को वहां खड़ा करना, लेकिन उसको ब्रांडिंग करवा लें। बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां और ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी उनको, ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं, मिल जाएंगी। और उसमें फायदा एक तो लोगों को, सार्फिन को मिलेगा, क्योंकि जब वो आके बाइक खड़ी करेंगे, उनको अगर फ्री में वहां बाइक खड़ी करनी पड़ेगी तो वो, और अगर केएमसी करेगी तो 10 रुपए पर्ची होगी ना उसकी। अब के हो ये रहा है कि जहां पर केएमसी के नहीं है पार्किंग, यहां पर सबसे ज्यादा, और जो सदर की बात है, आप यकीन करें, शोएब अहमद कमिश्नर थे जब शोएब साहब यहां पर, उन्होंने ये सारी पार्किंग हटा दी थी। ये बेसिकली पार्किंग जो है ये नीचे बनाई गई है, इनकी बकायदा बिल्डिंग्स के अंदर पार्किंग एरिया बना हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, गोडाउन बना दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वालों ने और इर्द गिर्द के लोगों ने। वो जो गोडाउन बनाया है, उस गोडाउन के अंदर सामान रखा हुआ है, वो किराए पे दिए हुए हैं। अब वो पार्किंग सारी की सारी जो दुकानदार है वो भी बाहर खड़ी करते हैं, सारिफ जो आता है वो भी बाहर खड़ी करता है। उसके बाद जो पुलिस की मिली भगत वैसे शकील बेग साहब, मेरा तो दिल ये चाहता है कि लोगों से ये अपील करें कि लोग वहां खरीदारी के लिए जाएं ही ना, शॉपिंग ही ना करें, लेकिन मजबूरी होती है, क्या करें? मजबूरी है, हकीकत बात है। क्योंकि अगर लोग वहां ना जाएं और इनकी सेल ही ना हो तो फिर शायद इनको सबक मिले, कोई अकल ठिकाने आ जाए इनकी कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे।
असल में यही बात है। अगर ये बात जो आपने की है ना, ये बिल्कुल ठीक की है, लेकिन मसला वही है कि अगर हम वो चीज ना खरीदे तो वो सस्ती हो जाती है, उस तरफ ना जाए तो वो चीजें खुद ब खुद उनके भी रेट्स गिरते हैं और खुद वो मिन्नत समाजत पे आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए वो दिल चाहिए, वो गुर्दा चाहिए, वो जिगर चाहिए, वो सार्फिन को कंज्यूमर भी कि वो एक्टिविज्म काम ना चाहिए। करें। हाँ, वो असल में अब जितना मर्जी कंज्यूमर को समझा लें कि हम तो दूध पे भी समझा के थक जाते हैं। कहने का मकसद कंज्यूमर सोचता है कि ये मुझे आसानी है क्योंकि इस मार्केट में चीजें सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन अब उस मार्केट को चाहिए कि वो या तो खुद इस पे काम करे, क्या नाम है, जो सदर है वहां के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के, वो इस पे काम करें, वो पार्किंग के प्रॉपरली लॉट बनाए। एक जमाने में सीपीएलसी ने बहुत अच्छे सिस्टम से बनाया था पार्किंग यहाँ पर, वो बहुत जबरदस्त तरीका था उनका, और बड़ी मेंटेन पार्किंग होती थी, ना बाहर होती थी। अब इसमें मैं समझता हूँ कि 3 डिपार्टमेंट को बैठकर काम करना चाहिए। एक तो केएमसी को बैठना चाहिए, इसके अलावा आपके जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको बैठना चाहिए, तीसरे नंबर पे डिप्टी कमिश्नर जो उस इलाके का, उनके लोगों को बैठ के, ये 3 लोगों को बैठकर बात करनी चाहिए, और उसके साथ ही अपने उनको भी देखें, यानी कि जो मार्केट है उनको भी साथ लेके बैठे। वरना होगा क्या, सिर्फ यहाँ नहीं है, आप जहां जहां चले जाएं, जहां भी कंज्यूमर का रश होता है, पब्लिक का रश होता है, वहां उनकी मोटरसाइकिल कार के साथ जो ज्यादती की जाती है, जिस तरीके से गाड़ियां उठाई जाती हैं, गाड़ियों का भी नुकसान हो जाता है, शीशे तो अगली लाइट्स तोड़ देते हैं। अभी रिसेंटली सदर में प्रीडी थाने के सामने ये वाकया हुआ था। तो कहने का मकसद, लोग हमें कंप्लेन करते हैं, और अभी हमने सीनियर डायरेक्टर जो केएमसी इसकी पार्किंग है उनसे भी हमने बात की थी, तो उन्होंने जब जिस एरिया का हमने उनको बताया, उन्होंने कहा ये तो हमारी पार्किंग में ही नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ एरिया ऐसे हैं जो कैंट के एरिया में आते हैं, कंटोनमेंट के एरिया में आ जाते हैं, उधर एक अलग माफिया काम कर रही है, इधर एक अलग माफिया। तो बहरहाल इस पर अवेयरनेस देने की जरूरत है। शकील बेग साहब, बहुत शुक्रिया। अवेयरनेस भी देने की जरूरत है, इसके ऊपर लोगों को बिल्कुल सही मानों में प्रॉपर एक गाइड देने की जरूरत है। आप भी कोशिश करते रहते हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, चलें मिलकर कुछ करते हैं, शायद लोगों को आगाही मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपका शकील बेग साहब, हमारे साथ मौजूद रहे। और नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और मुख्तसर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात करेंगे सिंध में नर्सिंग के शोबे के हवाले से। सिंध में 12,000 के करीब नर्सिंग स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें पहले बताया गया कि उनका नतीजा नवंबर में आएगा, फिर बताया गया कि दिसंबर के स्टार्ट में आएगा, फिर पता चला कि मिड ऑफ दिसंबर में आएगा, लेकिन अब दिसंबर भी इख्तिताम को है और आखिरी 2 रोज़ उसके बच गए हैं, लेकिन अब तक वो नतीजा नहीं आ सका। ये नतीजा सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड ने देना था, और वहाँ पर क्या मसाइल हैं, क्या सूरत हाल है, क्यों नहीं वो नतीजा आ पा रहा, और उसकी वजह से ना सिर्फ स्टूडेंट्स बेचैन हैं बल्कि उनके वालिदैन में भी खासी बेचैनी पाई जाती है, और फिर आगे उनके एडमिशन्स और फिर आगे उन्हें कैरियर जो परसू करना है उसमें भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा खैरुन्निसा खान साहबा, जो कि कंट्रोलर हैं सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड की। खैरुन्निसा साहबा हमारे साथ हैं मौजूद। खैरुन्निसा साहबा हमें अभी ज्वाइन कर लेंगी शॉर्टली, तो हम उनसे भी बात करते हैं। इस हवाले से हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती रहती हैं। मेट्रोमेटर्स की टीम को व्हाट्सएप पर स्टूडेंट्स रब्ता करते रहते हैं, फॉलोअप करते रहते हैं और मालूम करते रहते हैं, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है हम उन्हें बता देते हैं। इससे पहले भी हमने कई एक शोज़ में इस मौजू की तरफ जो है वो निशानदेही की थी, और सिंध नर्सिंग बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बात की थी, और उन्होंने यही हमें बताया था कि दिसंबर में होगा, लेकिन अब दिसंबर भी चूँकि इख्तिताम को पहुँच रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम खैरुन्निसा साहबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरुन्निसा साहबा, ये बताइए 12,000 से ज़ायद स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, आप लोग रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे, आप लोग क्या काम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखें अख्तर, आपको पता है कि लास्ट आपके ही शो में बात हुई थी एग्जामिनेशन के हवाले से, और बच्चों को भी लोग मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना वो मिसगाइड कर रहे हैं। यहाँ पर इशू ये है कि हमारे जो IT का काम करता था, हमारा असिस्टेंट कंट्रोलर नौमी वकास करता था, और टाइमली उसको निकाला गया, लेकिन इंशाल्लाह हमारा जो अपना बन रहा है वर्किंग, क्योंकि 1 महीना हमारा एंटी करप्शन ने जाया किया, और उसके बाद जो है ये ट्रांसफर पोस्टिंग हो गए प्रोटेस्टर्स की डिमांड पर, तो हमारा काफी वक्त जो है वो खुद जाया किया गया। और इसमें अफसोस के साथ कि हमारी अपनी नर्सिंग कम्युनिटी ही शामिल है, और अब हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, क्योंकि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होते हैं जिसकी बात हम कर नहीं सकते यहाँ पर। लेकिन स्टूडेंट का प्रायोरिटी पे मसला हल हो रहा है, और इंशाल्लाह। आपके पास बोर्ड में कितने लोग हैं, कितना अमला है आपके पास? क्या आपके पास स्टाफ मौजूद नहीं है? आपके पास वैकेंसीज खाली पड़ी है? डिसिप्लिनरी एक्शन जो हुआ था ना END रूल के तहत, उस पे हमारे जो IT के लोग थे वो बोर्ड से बाहर पोस्टिंग है, तो डेफिनेटली हम उनको बुला के तो काम करा नहीं सकते।
उसके अलावा आईटी के जो पर्सन होते हैं वो हमारे पास किसी ये के इतलात हैं खैर साहब भाई, ये बताइए कि काफी लोग जिन पर करप्शन के इल्जामात थे और उन्हें वहां से बाहर निकाला गया, वो दोबारा सरगर्म हो गए हैं, दोबारा आना चाह रहे हैं बोर्ड में? देखिए, ऐसा ही होता है कि कोई न्यू पर्सन आता है तो फिर उसको मिसलीड किया जाता है और कुछ ऑफिसर्स शामिल होते हैं उसमें। अब ये है हाई लेवल की बातें, तो अब मैं इसको बात को करना भी नहीं चाह रही, क्योंकि यहाँ जितना हो सकता है हम चीजों पे स्टैंड लेके बैठे हैं और इंशाल्लाह कोई ऐसी करप्शन हमारे होते तो कम से कम नहीं होगी। और उसके बाद अगर हम हट जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो फिर वो एक अलग चीज है, हमारी जिम्मेदारी में नहीं आएगा। लेकिन अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी मेरी है, तो इंशाल्लाह मैं तो आप working बताइए सारी फिर सही क्या कर क्या रही हूँ। पोजीशन है, क्या सूरत हाल है, रिजल्ट कब तक दे रही हैं आप? रिजल्ट इंशाल्लाह हमारा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी जो है वो आ जाएगा। जनवरी के 10 दिन के अंदर रिजल्ट हम दे देंगे। हमें बोर्ड की मीटिंग का टाइम मिल जाए, जैसे हमें टाइम मिलता है हम रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। रिजल्ट तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। अच्छा, मतलब विद इन 2 वीक्स अब बच्चे ये समझ लें कि हाँ, 2 हफ्ते में बिल्कुल। रिजल्ट आ जाएगा उनका इंशाल्लाह। जनवरी के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, क्योंकि आपको पता है कि कोविड इमरजेंसी चल रही है, जिसकी वजह से चेयरमैन बोर्ड जो है वो बिजी होते हैं, तो बिजी शेड्यूल की वजह से हमें टाइमिंग का थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन जैसे हमें टाइम मिलेगा हम वो कर देंगे। अभी तो हमारी वर्किंग अपनी ही रहती थी बोर्ड की, तो वो हमारी वर्किंग कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह आज मैं फाइल पुटअप कर रही हूँ डिपार्टमेंट में, और जैसे हमें मीटिंग का टाइम मिल जाएगा, होपफुली हमारा 7 जनवरी या उससे नेक्स्ट वीक में, मतलब इस 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा, जैसे हमें टाइम मिलता है। अच्छा, सही है। और न्यू एडमिशन्स की क्या सूरत हाल है अब सिंध में? देखिए, न्यू एडमिशन की जो जब तक मैं थी प्रोसेस कर रही थी, तो मैंने 2 जनवरी की डेट दी थी एनटीएस की। अभी क्योंकि मैं वहां से ट्रांसफर हो चुकी हूँ, तो इसका आपको प्रॉपर डेटा जो है वो एडीएन बता सकते हैं, जो अभी न्यू आए हैं। मिस्टर जमालुद्दीन जो है वो आपको क्लियर बता सकते हैं कि वो इस पे वर्कअप उन्होंने कितना किया है और एनटीएस का टेस्ट कब है। अच्छा। क्योंकि हमारे जमाने में तो जो डिसाइड हुआ था वो 2 जनवरी हुआ था टेस्ट की डेट, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक डेटा कंपाइल नहीं हुआ, एनटीएस की तरफ से ओके नहीं हुआ। तो जब डेट आएगी तो वो फिर वही बेहतर बता सकते हैं इसके लिए आपको। अच्छा, खैर साहब ये बताइए, जो ये बच्चे इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने कोविड में भी खदमात अंजाम दी, काम किया रात दिन? बिल्कुल, ये वही बच्चे हैं और इनके साथ हम हैं, और इनके लिए हमने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी है, क्योंकि इन बच्चों ने बहुत हार्ड वर्क किया है। और स्पेशली जो कराची के बच्चे थे, तमाम गवर्नमेंट, पब्लिक भी और प्राइवेट भी, बोथ ने वर्क किया है। एक्सपो में किया, खालिद जिन्ना हॉल में किया। तकरीबन 1200 से 1300 बच्चे जो है वो टाइफाइड कैंपेन में वर्क किया था सबसे पहले इन्होंने। उसके बाद अभी मीजल्स रुबेला कैंपेन में 1200 स्टूडेंट्स ने हमारे काम किया। फिर सीवीसी कैंपेन में वर्क किया इन्होंने, जो स्टिल अभी तक कर भी रहे हैं। स्क्रीनिंग प्रोसेस में किया, तो 2020 मार्च से लेके अब तक ये स्टिल वर्किंग में है। तो ये बच्चे बिल्कुल हमारे हैं, और इन स्टूडेंट्स के बारे में हम बिल्कुल सिंसियर हैं। और इंशाल्लाह होपफुली जितना मैंने इनके लिए फाइट की है, मुझे पता है कि ऐसे हालात में मैं क्या कर सकती थी। तो मैंने अपनी मतलब जितनी मतलब मैं डिस्टर्ब हुई हूँ इस काम में, दूसरे लोग तो सोचते हैं ना कि वो किस तरह करेंगे। मुझे पता है कि मेरे साथ इस टाइम डिपार्टमेंटल कितने इश्यूज आ रहे हैं, उसके बावजूद मैंने उन इश्यूज को रिजॉल्व भी कर रही हूँ, और बच्चों के स्टूडेंट का जो इशू है प्रायोरिटी पे हल कर रही हूँ, और इंशाल्लाह इनका फर्स्ट सेकंड वीक में जो है रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, खैर साहब ये बताइए कि फिर नेक्स्ट जो एग्जाम है, फिर उसका तरीका का क्या होगा, वो उसका टाइम जो है वो क्या रहेगा, डिले नहीं होगा? और टाइम तो बिल्कुल 1 साल पूरा डिले हुआ है, लेकिन होपफुली कुछ सेशन हमारा टाइम पर भी हो रहा है। जिनका सितंबर 21 का एग्जाम था वो सितंबर 21 में हो गया, और उनका रिजल्ट दिसंबर में आ रहा है, मतलब जनवरी में फर्स्ट वीक में भी आ रहा है, तो वो ठीक है। और जो पुराने हमारे बेजिस थे ना, जर्नल नर्सिंग प्रोग्राम ऑलरेडी हमारा खत्म हो चुका है, तो वो बेच जो है वो डेफिनेटली क्लोज हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा 1-2 सालों में। तो वो जो लेट वाली कहानी है वो भी खत्म हो जाएगी उसके साथ, क्योंकि वो क्लोज हो रहा है प्रोग्राम। जो पोस्ट बेसिक स्पेशलिटी है, 4th ईयर का प्रोग्राम है, वो ऑलरेडी जो है सितंबर का सेशन है। सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट भी सितंबर का सेशन है, और कम्युनिटी मिडवाइफ, एलएचवीपी, तो जितने भी सेशन है वो सितंबर के कर दिए हैं। तो वो इंशाल्लाह टाइम पर आ जाएगा, खुद ब खुद टाइम पर आ जाएगा।
अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया आपका खैरुन्निसा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी उनकी, बहुत सारे बच्चों की शिकायत थी। उम्मीद है कि उनके सवालात के जवाब जो हैं वो उन्हें मिल गए होंगे। और अगर आप भी मेट्रो मेट्रोस की टीम को किसी इशू की तरफ निशानदेही करना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि 0315544165। इस नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, लेकिन ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है। और इसके साथ साथ आप 0300 364 2759 पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।